नमस्कार दोस्तों, नमस्ते नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब। आइए आज फिर हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो थोड़ी लंबी टॉपिक है। और आप जानते हैं कि क्लास 30 मिनट 35 मिनट 25 मिनट की होती है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार आंदोलन। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उसी में हम लोग यह भी जानने का प्रयास किए कि उस समय का जो समाज था और आज के जो समाज था, खास करके 18 और 19 सेंचुरी का जो सोसाइटी था उसमें, और उन सब प्राचीन काल के जो परंपराएं रीति रिवाज था उनमें गहरी नाता था। तो ऐसे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से समाज सुधार की गतिविधियां संपन्न हुई समाज सुधारकों के द्वारा, रिफॉर्मरों के द्वारा। उसी क्रम में हम देखते हैं आज का जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो सुधार का प्रवृत्ति देखा जाए तो पहले फर्स्ट पॉइंट सुधार अधिनियम, अगला भारतीय प्रतिक्रिया। जब ये सारी रिफॉर्म हुआ तो उसके ऊपर भारतीय प्रतिक्रिया क्या था, भारतीय प्रति उत्तर क्या था, उन सब चीज़ों को भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए सफलता, सुधारकों का सफलता कहाँ तक मिला, इन सब एक्टों में कहाँ तक एक्ट ये सफल रहे। फिर सुधारक, कौन कौन से सुधारक था जो अपना प्रवृत्ति पूर्ण रूप से सोसाइटी के रिफॉर्म करने में निभाया, उन सभी सुधारकों को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट जानते हैं सुधार का अधिनियम, यानी रिफॉर्म ऑफ एक्ट। एक्ट को जान लेंगे, वो कौन कौन सी एक्ट थी जो हमारे समाज में बुराइयां का कारण थी, उन सब को जान लेंगे। तो कमीशन वाले प्रश्न भी तो वहीं से पूछते हैं कि भाई साहब सुधार कौन कौन था, 4 सुधार दे देंगे और यह दे देंगे कि निम्न में से कौन सी व्यक्ति कौन सी सुधार से संबंधित है। इस तरह से प्रश्न कर देंगे। तो पहले हम लोग सुधार को जान लेते हैं। सुधार में देखिए सबसे पहला है सती उन्मूलन अधिनियम। सती प्रथा का अंत, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राममोहन राय के सहयोग से इसका उन्मूलन किया गया और ऐसा एक्ट बना दिया गया कि यदि सती करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो वो हत्या का जिम्मेवार होगा और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर कानूनी कार्रवाई करके उस पर मुकदमा चलाएगी। तो ये एक भाषा में यहीं तक था। आपको इसके बारे में पिछले कक्षा में भी विस्तार से मैंने चर्चा किया है। फिर है कन्या शिशु हत्या, यानी कन्या शिशु पर रोक प्रतिबंध के लिए क्या बनाया गया, तो एक्ट बना दिया गया। इसमें भी यही प्रावधान किया गया कि कन्या शिशु हत्या करते हुए यदि कोई पाए जाते हैं तो वो कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई करके उस पर पूर्ण रूप से मुकदमा चलाया जाएगा, यानी वो एक हत्यारा का दोषी होगा। आगे देखिए क्या है, दास प्रथा है। दास प्रथा को आप डिटेल में समझिए और इसको समझने के बाद ही आपको पूर्ण जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। दास प्रथा क्या था, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दास प्रथा का मतलब होता था कि किसी के व्यक्ति के अधीन कोई व्यक्ति रहे और दास बन के रहे और उसके आदेशानुसार ही अपने कार्यों को निर्वहन करे, यानी उसके मर्जी के आधार पर ही आप कोई गतिविधियां करें आदि, यही सब को ही हम दास प्रथा कहते हैं। लेकिन भारत में जो दास प्रथा था वो बहुत प्रचलन था। लोगों को दास बनाकर अपने घरों में, अपने किलों में सेवा हेतु रखा जाता था, जिसमें अक्सर महिलाएं इसका शिकार होती थी। तो जब महिलाएं इसका शिकार होती थी दास प्रथा का, तो दास प्रथा के उन्मूलन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया और जो भारत में गवर्नर जनरल काम कर रहा था उसे आदेश दिया कि हम दास प्रथा समाप्त करने हेतु हम आपको संपन्न करते हैं, आप चाहे तो दास प्रथा उन्मूलन कीजिए। फिर इसी के दरमियान देखिएगा कि गवर्नर जनरल एलन था 1843 ईस्वी में इस प्रथा को, दास प्रथा को कानूनी मात देते हुए खत्म किया। तो आपको दास प्रथा के बारे में ऑल ओवर एग्जाम के नज़र से इतना ही जानना है, इसके अलावा एक बात भी अलग नहीं जानना है। अगर आप उतना जानने का प्रयास करते हैं तो आपका मानसिक तनाव कहीं ना कहीं आपको ये सही नहीं रहेगा। तो चीज़ों को उतना ही जानिए जितना उसकी ज़रूरत है। विधवा पुनर्विवाह क्या था, वही बात था कि विधवा को पुनः शादी करने हेतु क्या है, छूट दिया जाएगा।
ऐसा एक्ट बना। फिर ब्रह्मो मैरिज एक्ट था। ब्रह्मो मैरिज एक्ट विशेष तौर पर जो ब्रह्मो मैरिज एक्ट था ये आर्य समाजी जो लोग थे उन लोगों के ऊपर ही लागू होता था, उन लोग का ऐसा मानना था। ब्रह्म समाजी जो लोग था अपने आप को हिंदुओं से अलग मानते थे और वह यह कहते थे कि हिंदुओं के द्वारा बनाया गया जो पैतृक कानून है वो हम पे लागू क्यों हो, हम तो अपने आप को हिंदू से अलग हैं, हमारी कल्चर अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारा समाज अलग है। यह सोच किसका था? आर्य समाजियों का सोच था कि हम एक हिंदुओं से तटस्थ हैं, अलग है, और ऐसे में जो हिंदू पर कानून लागू होता है वह हम पर भला क्यों लागू हो। तो यही था ब्रह्मो मैरिज एक्ट। आगे देखिएगा शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम उसी का एक कड़ी है जो कुरीतियों को रोक हेतु, बाल विवाह, सती प्रथा आदि के रोक हेतु बनाया गया था। अब ये सारे हम लोग अधिनियम जान लिए। आपको समझ में आया कि किस कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हमने आपको क्लासिफिकेशन किया, सुधार का पॉइंट बताया, फिर सुधार में एक पॉइंट किया सुधार का अधिनियम, उन सबों को डील किया। अब फिर अगला पॉइंट पर बढ़ रहे हैं कि भारतीयों का प्रति उत्तर या भारतीयों का प्रतिक्रिया। भारतीयों ने इन सब सुधार जो हुआ, जैसे सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये सब यदि घटनाएं हुई, ये सब एक्ट में परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ, तो इसके ऊपर भारतीय प्रतिक्रिया क्या था? क्या भारतीय लोग इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से मान लिए कि आइए हम आपके एक्ट को स्वागत करते हैं, दास प्रथा एक बहुत बुराई चीज है, हम इसे नहीं करेंगे? क्या भारतीयों की ये मानसिकता थी 19वीं सेंचुरी के आसपास? तो ऐसा भी नहीं था। तो उन सबों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसी दरमियान ने हमने पूरे एक्ट को आपको अवेयर करवा दिया, एक्ट से आपको रूबरू करवा दिया। और अब जो आगे हम लोग जानेंगे कि इन एक्टों के जो ये सारे रिफॉर्म हुए, इन सभी रिफॉर्म के ऊपर भारतीयों की प्रतिक्रिया यानी भारतीयों का प्रति उत्तर क्या था, भारतीयों का इस पर क्या स्टैंड था, वो सभी चीज़ों को जानेंगे। तो भारतीयों का प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया में दोहरा मत था। दोहरा मत के तहत दो लोग सामने आते हैं, एक सुधारवादी, एक विरोधवादी। एक चाहते हैं कि रिफॉर्म हो और एक चाहते हैं कि एज इट इज जो चला आ रहा है प्राचीन कालों से वो व्यवस्थाएं, वो सिस्टम बनी रहे। तो प्रतिक्रिया में दोहरा मत थी, यानी दो तरह के लोग थे। कई समाज सुधारक गवर्नमेंट के जो नीतियां था उसका सहयोग करते थे, तो कई लोग सुधार के विरुद्ध में भी थे। यानी इन सबों एक्टों के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्वागत करते थे कि स्वागत योग्य है, और स्वागत योग्य में कौन कौन लोग आएंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इन सब एक्टों के विरोध हैं, मुखर विरोध हैं। अब वो कौन कौन विरोध है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो समर्थक में देखिए, मैं दो पक्ष बताया, एक पक्ष विरोधी पक्ष है और एक पक्ष जो है समर्थक पक्ष है। तो हम समर्थक पक्ष के जानते हैं। समर्थक पक्ष में अब देखिएगा तो विशेष तौर पर आपको देखने को आएगा कि राजा राममोहन राय का नाम उल्लेखनीय है। राजा राममोहन राय इस बात पर अडिग हैं क्योंकि राजा राममोहन राय बुद्धिवादी व्यक्ति हैं, मानवतावादी व्यक्ति हैं। वो तर्क के आधार पर चीज़ों को जांचने परखने का काम करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आने वाले जो फेजेज हैं उसमें राजा राममोहन राय ने वेद का बंगला भाषा में अनुवाद करके अपने लोगों को सामने पटक दिया कि पढ़ लीजिए आप, अगर कहीं भी इसमें सती प्रथा है तो मुझे बताइए। ये समाज में चली आ रही कुरीतियाँ अगर वेद में है, और वेद आपका जबकि सर्वोत्तम ग्रंथ है और ये आपको इजाज़त देता है कि सती प्रथा बना रहे, तो आप पढ़िए ना, बंगला भाषा में मैंने अनुवाद कर दिया हूँ, आप पढ़ के बता दीजिए कि एक लाइन में भी कहीं सती प्रथा है। ये प्रथा जो है हमारे समाज में बुराइयों के तौर पर समाज के सिस्टम में लोगों ने बना दिया है। ऐसा इंटरप्रिटेशन कौन दे रहे हैं? राजा राममोहन राय रख रहे हैं। ये बहुत ही आक्रामक और बहुत ही प्रहार करने योग्य बातें हैं जो राजा राममोहन राय बोल रहे हैं। ग्रंथों पर दम कुठात घात कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं कि बांग्ला भाषा में वेद का अनुवाद करते हुए राजा राममोहन राय ने आगे चल के देखिएगा तो जन जागरण का प्रयास किया,
और सती प्रथा को समाप्त करने हेतु गवर्नमेंट का मदद किया। इन्होंने अनुवाद कर दिया ताकि लोग पढ़े, और लोग पढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो कि हमारे धर्म ग्रंथ में, जिसे हम मूल ग्रंथ मानते हैं, उन सब चीज़ों में सती प्रथा आदि जैसी कोई व्यवस्था तो थी ही नहीं, और हम अपने समाज के बुराइयां के तौर पर इसे एज इट इज बनाए रखते आ रहे हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही शौक करने वाला है, एक नया युग का परिवर्तन करने वाला है। तो आपने इसका समझ लिया कि पहला व्यक्ति समर्थक में कौन आए, तो राजा राम मोहन राय आए। उसके आगे देखिए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह हेतु गवर्नमेंट को मनाया, गवर्नमेंट को सहमति में लाया, और फिर 1856 ईस्वी में देखिएगा कि गवर्नर जनरल के अधीन इसमें कानून बना दिया जाता है और विधवा पुनः शादी कर सकती है, ऐसा प्रावधान हो गया। लेकिन इस बात को आपको यह भी देखना होगा कि 1856 ईस्वी में कानून बना कि विधवा का पुनः विवाह हो सकती है, ऐसा पूरा बन चुका था। लेकिन आप आने वाले लगभग 40 साल में भी देखिएगा तो 40 साल में 4 लोगों का भी विवाह नहीं हुआ विधवाओं का। तो इसका तात्पर्य यही है कि कानून बनाने से, एक्ट बनाने से कोई रिफॉर्म और कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक आप उसको सिस्टमैटिक वे में जमीनी स्तर पर उसको लागू नहीं करेंगे तो क्या वो एक्ट बनाने से काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपके लोगों के मन में वो चेतना, जो वो कृतियाँ हजारों सालों से जो माइंड में बैठ चुकी है, जो वो अपना जगह बना चुका है, उसके अंदर जाके आपको कुठारघात करना होगा ताकि उसके चेतना में ये विकास आए, उसके जहन में इस बात का इल्म हो, ज्ञान हो कि सती प्रथा एक कुरीति है जिसमें महिलाएं पूरी निर्बंध तरह के तरीके से उसका शिकार होती है। तो ये सारी बात हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने इंटरप्रिटेशन पर रख रहे हैं, अपने सतही पर रख रहे हैं, और रख कर लोगों को यह बता रहे हैं कि ये एक बुराई, कुरीति है जो हमारे समाज में एज इट इज प्रचलन में चलता आ रहा है। तो समर्थक में पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा देखिएगा बहराम जी मालावाड़ी। बहराम जी मालावाड़ी का केस मैं बताता हूँ, एक छोटी सी बात है, घटना है। साउथ इंडिया में देखिएगा तो एक रकमा बाई थी और एक जो बहराम जी मालावाड़ी था, ये रकमा बाई का हस्बैंड था। और रकमा बाई जो कि बाल विवाह का शिकार हो गई थी, तो रकमा बाई ने आगे चलकर आने वाले समय में अपने पति बहराम मालावाड़ी के साथ रहने से मना कर दिए, और बहराम मालावाड़ी जी ने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया। जब केस फाइल कर दिया तो जज ने फैसला सुनाते हुए यह कहा कि रकमा बाई को सजा होगा, और रकमा बाई ने ये स्टैंड लिया कि हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये उस समय का एक बहुत बड़ा स्टैंड जो एक महिला अपने ऊपर ले रही है, कि ये कह रही है कि हम भले ही सजा भुगत लेंगे, सजा काट लेंगे, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। जबकि ये भी बाल विवाह के शिकार हुई थी और उसके अंदर ये चेतना का विकास भी उभर गया था कि भला हम क्यों रहें, बाल विवाह हम क्यों किए तो किए, लेकिन हम क्यों ऐसे लाइफ को बिताएं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यही रकमा बाई पिछले 1-2 सालों में बहुत चर्चित में थी, और द हिंदू वाले ने आर्टिकल भी लिखा था इस पर, और यूपीएससी वाले ने एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिया था इस पर कि रकमा बाई किससे संबंधित है। इसको मैं रिपीट करता हूँ, बहराम मालावाड़ जो व्यक्ति थे ये रकमा बाई के हस्बैंड थे। वो कौन थे? बहराम जी मालावाड़ी। बहराम जी मालावाड़ी का शादी रकमा बाई के साथ होता है। ये मैं साउथ इंडिया का बात कर रहा हूँ। और
बाल विवाह का शिकार होती है रकमाबाई। और रकमाबाई को जब इस बात का ज्ञान होता है कि बाल विवाह एक कुरीति है, तो ऐसे में रकमाबाई अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है। पति केस फाइल कर देता है और कोर्ट में जज फैसला सुनाते हुए कहता है कि रकमाबाई को सजा का फैसला कोर्ट सुनाता है। रकमाबाई कहती है कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन हम ऐसे जीवन बिताने के बिल्कुल समर्थक में नहीं हैं। उस समय का एक बहुत बड़ा स्टैंड जो कि एक महिला ले रही है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रबोधन का विचार है, बुद्धिवादी सोच है, तर्कवादी सोच है, मानवतावादी सोच है। बाल विवाह के प्रति उसके मन में क्रूतियां हैं। और उसी के दरमियान देखिएगा तो पिछले 2 साल में एक आर्टिकल भी आया था द हिंदू में, और यूपीएससी वाले ने इस पर प्रश्न भी पूछा है कि रकमाबाई किस चीज से संबंधित है, तो बाल विवाह से। तो आपको इस तरह से पढ़ना है ताकि इधर उधर लेफ्ट राइट आगे पीछे गोत लगाते हुए आगे पढ़ाई की ओर जाना है। तो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड मिली होगी। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो बहराम जी मालावाड़ी बाल विवाह को रोकने हेतु आगे चल के गवर्नमेंट को तैयार करवाया। फिर इसी क्रम में देखिएगा तो समर्थक में जस्टिस रनाडे, अग्रकर आदि लोग सामने आए। और यह जितने लोग हैं, यह जितने समर्थक लोग हैं, ये उदारवादी लोग हैं। उदारवादी लोग हैं और इंग्लिश शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं, वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित हैं। ऐसा नहीं कि जो प्राच्य शिक्षा है भारत की, मूल ग्रंथ उपनिषद वेद आदि को जानते नहीं हैं, इसका भी ये लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े सार्थक लोग हैं। लेकिन विशेष तौर पर ये लोग जो पश्चिमी देशों में जो मानवतावादी विचार उभरा, इनलाइटमेंट उभरा, उसका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों को समझना होगा कि इन सबों का जो सुधार था, वो दृष्टिकोण था, वो कैसा था, सुधार के पक्ष में था। अब हम लोग देखते हैं कि ये समर्थक पक्ष को देख लिए, जो इन सब एक्टों के, इन सब अधिनियमों के, सती प्रथा, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह आदि का समर्थक है। लेकिन कुछ उसी समय के दौरान देखिएगा कि विरोधी भी है जो सामने उभर कर आए हैं। विरोधियों के तौर पर विशेष तौर पर देखिएगा कि विशेष तौर पर है सामान्य परंपरावादी लोग। जो सामान्य परंपरावादी लोग जो एज इट इज जीवन को जीते आ रहे थे, वो चाहते थे कि इस तरह के व्यवस्थाएं बनी रहे। लेकिन बात तो तब बिगड़ती है जब इसमें कुछ प्रमुख नेता भी समर्थन करते हैं। उसमें आपको नाम विशेष तौर पर देखिएगा तो राधाकांत देव, जो सती प्रथा के मुखर विरोधी थे, या सती प्रथा जो कानून बना था इसका विरोध करते थे, राधाकांत देव। उसके बाद देखिएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि बाल गंगाधर तिलक के 2 प्रकाशन निकलते थे, केसरी और मराठी। मराठा इंग्लिश भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। और इसमें उन्होंने जो एज ऑफ कंसेंट बिल था 1891 का, उसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि हम इसे नहीं मानते हैं। हालांकि राजा राम मोहन राय का तिलक जी का ये नहीं सोच था कि हम जो ये एक्ट बना है इसका विरोध करें। उनका मानना ये था कि हमारी सभ्यता संस्कृति में कमियां हैं, तो इस कमियां को स्वयं हम क्यों नहीं दूर करें। अंग्रेज हमारे संस्कृति और समाज में प्रवेश करके अपने हित के लिए एक बाजार चाह रही है। तो ऐसा सोच किनका है, तिलक जी का। आगे देखिए, इसके साथ साथ देखिएगा चापेकर बंधु। चापेकर बंधु जो था, इन लोगों का दृष्टिकोण राजनीतिक था और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो यह एक राष्ट्रवादी के रूप में बहुत मुखर तरह से उभरने का काम करेंगे। और इन लोगों ने भी एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का पुरजोर विरोध किया। तो इस तरह से बातें होती है। आगे आइए देखते हैं। इसके अतिरिक्त नेताओं को भी उल्लेख करना होगा। कुछ और भी नेताएं थे, इतना बात बताना ही सार्थक नहीं है। इसके साथ साथ और भी अतिरिक्त कुछ नेताएं थे जिसका नाम उल्लेखनीय है। उसमें विशेष तौर पर आप देखिए तो आर्य समाजी के लोग थे, उसके साथ साथ विवेकानंद। आर्य समाजी के तौर पर हम पढ़ेंगे विशेष तौर पर दयानंद सरस्वती को। हालांकि दयानंद सरस्वती को 85 के आसपास मृत्यु हो जाता है, 83 के 84 के आसपास।
तो ये अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा समर्थक लोग इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस करने का काम नहीं किए। हालांकि उनका विचार ये नहीं था कि सती प्रथा एज इट इज़ बना रहे, उनका भी यह विचार था कि सती प्रथा खत्म हो, मानवतावादी आए, तार्किकवाद आए, चीज़ों को जांच परख कर ही उन सब चीज़ों को अपने तर्क के सिद्ध पर उतार कर देखा जाए। तो ये सभी विचारधारा था आर्य समाजी और विवेकानंद। उसके साथ साथ दूसरा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या स्टैंड था इस विषय पर, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कि विवेकानंद ने बाल विवाह के मुखर विरोधी थे और नए भारत के निर्माण हेतु वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्टों पर डिपेंड नहीं थे। वो चाहते थे कि न्यू इंडिया बने, लेकिन उसके लिए यह चाहते थे कि हम किसी के डिपेंडेंट क्यों रहें, हम अपने से क्यों नहीं अपने समाज में रिफॉर्म करें, शिक्षा दें आदि इनका सोच था, जो कि विवेकानंद थे। आगे देखिएगा कि आर्य समाजी का क्या सोच था। तो आर्य समाजी के साथ भी यही बात लागू होती है, यानी जो बातें विवेकानंद सोच रहे हैं वही बात को आर्य समाज भी अपने सतह पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है, तो वो देखिए, कांग्रेस अपने को समाज सुधार आंदोलन से दूर रखना चाहता है, ताकि उसकी पूरी जो शक्ति है वो राजनीतिक मामलों में केंद्रित रखा जाए। यानी कांग्रेस 19वीं सेंचुरी के आसपास देखिएगा तो अपने आप को सामाजिक सुधार गतिविधियों से तटस्थ रख रहा है। उनका जो उद्देश्य है वो है राजनीतिक गतिविधियों पर अपना कंट्रोल करना और इस रास्ते भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरना और फिर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध करके अंग्रेज का जो साम्राज्यवाद है यहाँ से खत्म करना। ये किसका स्टैंड है इस विषय पर? कांग्रेस का कहना है कि हमारी सोच ये जा रही है अभी तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चाहती नहीं है कि समाज सुधार हो, चाहती है, लेकिन उस समय के तत्काल हेतु वह का करने का उसका जो कार्य है, क्षेत्र है, वो अलग दिशा है। तो इस चीज को समझ गए। फिर आगे देखते हैं, इसी के दरमियान आपको पता चलेगा कि समाज सुधार की जो गतिविधियां चली इसका सफलता कहाँ तक मिला, समाज सुधार सफल कहाँ तक हुआ। तो सफलता में आप देखिएगा कि सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या रोक पर ज्यादा कामयाबी रहा। यानी सती प्रथा और शिशु हत्या, जो कन्या शिशु हत्या होती थी, इन सब चीजों पर ज्यादा कामयाबी मिला। लेकिन इसके पक्ष में देखिएगा, इसके तुलनात्मक देखिएगा तो विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह की जो कामयाबी थी वो बहुत कम मिली। अब कम क्यों मिली, इसके पीछे आप तर्क समझिए। क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना, लेकिन 1856 से आप 40 वर्षों तक देखिएगा तो 4 विधवा महिलाओं को भी शादी नहीं हुई। तो कानून बनाने से सिर्फ व्यवस्थाएं नहीं बदलती है, लोगों की जो प्राचीन कालों से चली आ रही चेतनाएं हैं, जो ग्रंथों में, जो उसकी व्यवहार में दैनिक जीवन में जो चलता आ रहा है, उस चीज़ों को आपको बदलना होगा। कानून बनाकर आप सिस्टम नहीं बदल सकते हैं, उसको ज़मीनी स्तर पर उतारना होगा, तभी चीज़ें जो है एक समरूप व्यवस्था में आ पाएगी। तो वही देखा गया कि इसमें कम कामयाबी मिली, लेकिन 19वीं सदी में लगभग 50 से भी कम विधवा महिलाओं को शादी हुई, जो मैंने अभी आपको बताया। सुधारक जितने भी थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब के दौरान सुधारवादी व्यवस्था में इन लोगों को सीमित कामयाबी मिला। सीमित कामयाबी का मतलब आपको मैं 1 मिनट के बाद बताता हूँ। कामयाबी मिली क्योंकि समाज मोटे तौर पर परंपरावादी था। आपको समझ में आया? यानी जो समाज था हमारा, वो परंपरा आधारित जीवन जीते आ रहा था, और ऐसे में जितना भी सुधारक थे जो रिफॉर्म किए, और सारे रिफॉर्मरों का जो कामयाबी मिला वो बहुत सीमित मिला, क्योंकि समाज उस चीज को उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा जितना आप सोच रहे हैं।
समाज जिस व्यवस्था में हजारों सालों से चलता आ रहा है उसके लिए धर्म ग्रंथ ही सारा चीज है, वेद कुरान उपनिषद ही सही है, बाइबल ही सही है। तो आप उसको इतना जल्दी कैसे दूसरे व्यवस्थाओं में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक व्यवस्था बनने में, एक डालियां बनने में, एक शाखा बनने में हजारों साल लगते हैं। इसलिए आपको यदि परिवर्तन करना है तो हो सके कि उसमें आपको सीमित परिवर्तन मिलेगा, लेकिन एक परिवर्तन तो मिल ही गया ने। तो इस समय के समाज में लोगों को, सुधारकों को बहुत कम सफलता मिली। सफलता कम क्यों मिली? क्योंकि शिक्षा का प्रसार भी सीमित था, आर्थिक विकास एवं नगरीय विकास भी सीमित था, आदि आदि। अब सुधारक के तौर पर देखिए, तो सुधारक के तौर पर विशेष तरह से राजा राम मोहन राय आए। ये मनुष्य के अधिकार, विधि के अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। अब यहीं पे आपको एक मैं लॉजिक बात बताता हूं। जब राजा राम मोहन राय पाखंड, अंधविश्वास, ग्रंथ आदि पर जब पुरजोर विरोध कर रहे थे, क्या क्या पर, जितना भी कर्मकांडी व्यवस्था था, रीति रिवाज था, पाखंडी व्यवस्था था, पंडितों को, पुरोहितों को आदि सब को जब नकार रहे थे, तो अंग्रेजों को लगा, ईसाइयों को लगा कि अब राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म ग्रहण करेगा। क्या बोलता है, क्या उसका व्यक्तित्व है, वो तो अपने आप में एक मूल्यवान व्यक्ति है। तो ऐसे में उन लोग चाह रहे थे कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म ग्रहण करेगा, लेकिन राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म में भी प्रेसेप्ट ऑफ द जीसस किताब लिखकर उसकी धर्म के बुराइयों को भी, सीमाओं को भी उजागर कर दिया। तो राजा राम मोहन राय का जो विचार है बुद्धिवादी है, तर्कवादी है, तर्क के कसौटी पर जो चीज उतर जा रहा है, राजा राम मोहन राय उसको खारिज कर दे रहे हैं। राजा राम मोहन राय का मानना है चाहे वो इस्लाम हो, धर्म हो, हिंदू हो, कर्मकांडी हो, बाइबल हो, अगर वो हमारे तर्क के आधार पर, तर्क के कसौटी पर नहीं उतरेगा, मैं उसे खारिज कर दूंगा। वह यह भी कहते हैं कि यदि मनुष्य के व्यक्तित्व में, मनुष्य के थिंकिंग में और पुस्तकों में जो लिखी बात है उसमें अंतःद्वंद आ जाए तो किसे मानना चाहिए? तो राजा राम मोहन राय कहते हैं कि जो मनुष्य का जो बुद्धि कह रहा है उसे मानना चाहिए, क्योंकि जो पुस्तकें हैं उसमें गलतियां भी हो सकती है, जो लिखने वाले व्यक्ति है वो पूर्वाग्रही का शिकार भी हो सकते हैं। यह सब इंटरप्रिटेशन कौन दे रहे हैं? राजा राम मोहन राय दे रहे हैं। तो महिलाओं की स्थिति को लेकर, महिलाओं के जो स्थितियों में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को लेकर बहुत सारे व्यापक प्रयास हो रहे हैं। राजा राम मोहन राय व्यापक बहुयामी प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए राजा राम मोहन राय कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करना होगा और वैसा शिक्षा देना होगा जो इनलाइटमेंट हो, जिसके माध्यम से महिलाएं रीति रिवाज, धर्म ग्रंथ, परंपरा आदि पर बोलते हुए हिचकिचाए नहीं, प्रश्न खड़ा करते हुए हिचकिचाए नहीं। हमें ऐसे शिक्षा देना होगा महिलाओं को जिसमें वो एजुकेटर बने। एजुकेटर मीन्स शिक्षिका बने, तो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट करने की उसके अंदर क्षमता हो। एडमिनिस्ट्रेटर बने यानी प्रशासक बने, और फिर डिसीजन मेकर बने यानी पॉलिसी का निर्माण करे, राजनीति में जाए, पॉलिटिशियन बने। ये ऑल ओवर किसका ब्रॉड सोच है? राजा राम मोहन राय का सोच है। तो आपको इन सब बातों को समझ में आया होगा। इसके साथ साथ देखिएगा, जब अपना देश आज़ाद हुआ, अपना देश जब आज़ाद हुआ तो महिलाओं को पिता के जो पर्सनली प्रॉपर्टी होते हैं उसमें हिस्सेदारी की बात की गई। तो भारत के जो बहुसंख्यक हिंदू समाज था उन्होंने पुरजोर विरोध किया, बहुत कड़ा विरोध किया, जिसमें से हिंदुओं का प्रमुख बड़े नेता करपात्री महाराज थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ईंट से ईंट बजा डाले। तो उस समय के जो वर्तमान विधि
कानून मंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियां आ गई, और जबकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसके समक्ष भी चुनौतियां। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को कहा कि अंबेडकर इस वाले पॉइंट पे थोड़ा आप अपना गति धीमी कीजिए। अंबेडकर नाराज हो गए हैं। अंबेडकर कहे ना ना, मैं तो कंप्रोमाइज नहीं करूंगा यहाँ पे। और इसी के बाद देखिएगा कि नाराज होते हुए अंबेडकर ने अपना मंत्री त्याग दिया। तो क्या गलत है कानून और क्या सही है, मैं इस पर जजमेंट देने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि महिलाओं के हित को लेकर उस समय के समाज में क्या विशेषताएं हैं, क्या सोच है लोगों को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोक देंगे और मुलाकात होगी अगली क्लास में। आप अच्छे रहिए, ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।